नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज फिर से एक नए टॉपिक के साथ। देखिए, आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन डिफरेंट से मतलब ये मत सोचना कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। यहां पर मैं आपको बता दूं, जो भी हिंदी मैं आपको पढ़ाता हूं हर एक स्टेट में जो भी आपके एग्जाम है उन्हीं में यहीं से पूछा जाएगा। दूसरा, आज का जो सेशन होगा वो आपकी नींव को मजबूत करने वाला होगा, और इस सेशन की आवश्यकता मुझे लगी कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कम करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपकी प्रैक्टिस मैं ही करा दूं, क्योंकि मोस्टली मैं ही आपके बारे में सोचता हूं, लेकिन आप भी कभी मेरे बारे में सोचा करें कि प्रदीप सर जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं आप भी उसे पढ़ा करें, रिवाइज किया करें। ना समझ में आए तो ऑफलाइन कमेंट किया करें और पूछते रहा करें, तब आपकी और मेरी क्या होगी, बॉन्डिंग बड़ी अच्छी होने वाली है और आपको समझ में आएगा। यहां तक क्लियर? तो आज का टाइटल क्या है आपने सामने देख लिया होगा। आज का हमारा टाइटल रहेगा क्या जी? हिंदी भाषा के मुख्य तथ्य जो कि जानने जरूरी हैं, इनके बिना आपको हिंदी पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या? हिंदी भाषा के मुख्य तथ्य जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। हिंदी भाषा के मुख्य तथ्य हिंदी भाषा के मुख्य तथ्य मैं आपको बता देता हूं, जो कि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें भाई ग्रामर के बारे में, बहुत कुछ मैं आपको पढ़ाता हूं, समझाता हूं, तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में भाई? हिंदी भाषा के मुख्य तथ्य जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखिए, सबसे पहला ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ध्यान से देखना, हिंदी किस भाषा का शब्द लिखते जाना। तो भाई पहला ही पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए क्या कि सर हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। फारसी कैसे लिखेंगे? जैसे मैंने लिखा है, लिख लें। हिंदी की अगर मैं बात करूं, फारसी भाषा का क्या है शब्द है? पहला पॉइंट नोट करते जाएंगे, फारसी भाषा का क्या है शब्द है। चलो जी, बढ़िया है। अब इसके साथ साथ आपको यह भी देखना है कि भाई ये हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट की बात करें, 1000 ईस्वी से ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है क्या? कब से हिंदी की शुरुआत मानी जाती है? इससे बेस स्ट्रॉन्ग होगा, लिखते जाएं साथ के साथ। 1000 ईस्वी से हिंदी की क्या मानी जाती है? वेरी गुड साथियों, शुरुआत मानी जाती है। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब यहां पर आ गया हमारा क्या, हमारे सामने आ गया भाषा, तो इसका पोस्टमार्टम कर देते। पेपर में क्वेश्चन आता है दोस्तों, भाषा जो शब्द है संस्कृत की किस धातु से बना है? तो भास धातु से बना है, ये आपको याद रखना है। और ये धातु किसकी है? और वैसे धातु की बात करें तो संस्कृत में ही धातु शब्द का प्रयोग किया जाता है। वैसे धातु को भी एक्सप्लेन करेंगे। यहां तक क्लियर? हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, 1000 ईस्वी से हिंदी की शुरुआत होती है, क्लियर। उसके साथ साथ आप देखेंगे भाई भाषा शब्द संस्कृत की भास धातु से बना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसके साथ साथ हिंदी की अगर मैं बात करूं तो ये हमारी क्या है? मातृभाषा है। लेकिन आपके दिमाग में आया होगा, सर ये तो कोई नहीं बोलता है। यहां पर केवल 1% ही बोलते हैं मातृभाषा। अदरवाइज आपके दिमाग में, आप भी, आपके टीचर भी, आस पड़ोस वाले भी, पढ़े लिखे नौजवान भी क्या बोलते हैं? हिंदी हमारी क्या है? मातृभाषा है। मैं आपको बता दूं, ये आप बोलते हैं मातृभाषा, हालांकि आप इसको नहीं बोलते हैं, आप इसी को मातृभाषा बोलते हैं। लेकिन आप ये देखिए, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस नहीं है। तो आगे से मातृभाषा बोलना बंद करें, मातृभाषा बोलना स्टार्ट करें। कैसे भाई? हिंदी हमारी मातृभाषा है। मातृ का मतलब क्या होता है? मैं एक ही एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा भाई साहब आपके पास 10 रुपए के, अरे सर मेरे पास तो मात्र 2 रुपए पड़े हुए हैं। मात्र कहते तो मेरे पास तो मात्र 2 रुपए हैं, तो इसका मतलब पड़े हुए हैं, गिरे हुए हैं। और हिंदी को मातृ कहा जाता है, ना कि मात्र कहा जाता है। खुद भी सीखो, दूसरों को भी बताओ। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। आज का सेशन आपके बेस को डबल मजबूती देगा। इसके साथ साथ यहां पर अगर हम बात करें तो भाई अगला पॉइंट आपके सामने क्या है? अगर मैं बात करता हूं हिंदी की, ध्यान से देखिए, हिंदी की लिपि, सीधा क्वेश्चन यहीं से उठता है। हिंदी की, संस्कृत की, इन तीनों को ही पढ़ लो, काफी है। हिंदी, संस्कृत और साथ में मराठी को आप याद रखेंगे। किसको? मराठी को। इनकी लिपि क्या है? वेरी गुड,
इनकी लिपि देवनागरी है, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, खासकर मराठी से क्वेश्चन उठाया जाता है। जो देवनागरी लिपि है भाई, मराठी लिपि की, किसकी? मराठी की। तो यहां पर देखेंगे हिंदी की लिपि, संस्कृत की लिपि, मराठी की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आप यहां पर देखेंगे जो देवनागरी लिपि है इसको नागरी लिपि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? लिख लो, नागरी लिपि भी कहा जाता है। हाँ, वेरी गुड। और इसको क्या कहा जाता है? लोक नागरी लिपि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोक नागरी लिपि। बहुत सारे क्वेश्चन हर एग्जाम में यहां से बनेंगे। इसके अलावा अगर आप चले जाओ कहीं दक्षिण में तो इसे नंदी नागरी नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? नंदी नागरी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कहां? दक्षिण में। ये आप याद रखेंगे। यहां तक लिख लिया होगा। स्पीड मेरे ख्याल से ठीक ठाक है, तो टू द पॉइंट पढ़ें और आगे बढ़ें। यहां तक क्लियर? तो एक बार फिर से देख ले। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी की शुरुआत 1000 ईस्वी से मानी जाती है। हिंदी की लिपि देवनागरी है, संस्कृत की लिपि भी देवनागरी है, मराठी की लिपि भी देवनागरी है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। इसके साथ साथ देवनागरी जो लिपि है इसके अन्य नाम मैंने आपको बता दिए। अन्य नाम क्या है भाई? नागरी लिपि है। बोलो यस सर। अन्य नाम क्या है? नागरी लिपि, लोक नागरी लिपि, ये आपको याद रखना है। और नंदी नागरी दक्षिण में कहा जाता है। और लोक नागरी लिपि की अगर हम बात करें तो ये नाम दिया था विनोबा भावे ने। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया। विनोबा भावे ने क्या किया साथियों? विनोबा भावे की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने देवनागरी लिपि को लोकनागरी नाम दिया। ये आप याद रखेंगे। क्लियर? अब उसके साथ साथ यहां तक जो हमारे सामने जो पॉइंट थे हमने इसको क्लियर कर लिया। अब इसके साथ हम इस धातु को यहां पर पिक करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक इसी से बढ़ाते हैं। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है साथियों कि धातु किसे कहते हैं। देखते हैं कितने पॉइंट हम यहां पर जोड़ पाते हैं। पेपर में क्वेश्चन आएगा धातु किसे कहते हैं, तो गाइज आप सीधे याद रखेंगे क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब आपके माइंड में आना चाहिए सर एक क्रिया का मूल रूप क्या है। देखिए भाई, अब यहां पर मैंने लिखा पढ़ना। क्या लिखा? पढ़ना। चलो जी बढ़िया है। मैंने लिखा भागना। मैंने लिखा सोना। सोना वो वाला सोना नहीं जो तुम सोच रहे हो, सोना स्लीपिंग जिसे कहते हैं। अब अगर यहां पर आप एक चीज देखें जो कि बेहतरीन पॉइंट है, अगर आप किसी भी क्रिया के पीछे से, अगर आप किसी भी क्रिया के पीछे से ना को हटा दो, किसको हटा दो? ना को। ठीक है, ना को हटा दो तो भाई वो क्रिया का मूल रूप होता है। अब इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास था पढ़ना, तो यहां पर जो ना हटाने के बाद पढ़ बचा वो क्रिया का मूल रूप है। ठीक है, यहां पर भागना में से क्या हो गया? भाग क्रिया का मूल रूप है। और सोना में से आपके पास क्या बचा? सो बचा। ठीक है, तो ये क्या है? पढ़, भाग और सो, ये क्रिया के मूल रूप हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है क्रिया के भाई मूल रूप को क्या कहा जाता है। धातु एक एक चीज में से क्वेश्चन निकालेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये क्या है? बेस को मजबूत करने वाला है और यहां से बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। अब यहां पर हमारे सामने आ गया क्रिया। चलो जी, अब क्रिया का पोस्टमार्टम करने लग जाते हैं। जो जो सामने आएगा उसी को खींचते हुए चलेंगे जितना हम खींच सकते हैं। अब क्रिया किसे कहते हैं? देखो जी, डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। ये आपको याद रखना, डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। अब इसका मतलब क्या है जी? जिस शब्द से किसी काम का
होना या करना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्लियर? यहां तक मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा, टू द पॉइंट चल रहे हैं। अब चलते हैं हम थोड़ा सा और आगे, यहां तक आपने लिख लिया होगा, अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। क्लियर जी? अब देखिए, अब जो हिंदी है, भाई आप हो, आपका कोई ना कोई परिवार है ना, बोलो यस और नो। तो जो हिंदी भाषा है इसका भी परिवार है, हर किसी का परिवार होता है। तो क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में, लिख लो, हिंदी भाषा के परिवार। ठीक है, अब यहां पर देखिए, के परिवार देख ले, वैसे का परिवार होना चाहिए, लेकिन यहां पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं क्यों मैंने के लगाया और क्यों यहां पर मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया। देखिए रीजन है इसके पीछे, समझिए। अब भाई आपको याद हो तो आपको बताया था कि कैसे चीजों को समझना है। मैंने आपको एक ट्रिक दी थी कुछ ही दिन पहले। क्या ट्रिक क्या थी हमारी साथियों? और ये आपने ट्रिक ही हिंदी में भी देखा होगा, एक आपको ट्रिक मिली होगी पक्का। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा भाद्रोची, बोलना है केवल भाद्रोची। बोलिए मेरे साथ, भाद्रोची, भाद्रोची, भाद्रोची। सर ये क्या है? ये रामबाण है, इसको याद करने का। सर कैसा रामबाण है? बोलो एक बार फिर से, भाद्रोची, भाद्रोची। लिख लिया? चलो जी, वेरी गुड। अब समझिए इसको। अब अगर मैं भा की बात करता हूं तो इससे बन गया क्या? इससे बन गया भारोपीय भाषा परिवार। भारोपीय भाषा परिवार, याद रखिए, भारोपीय भाषा परिवार। चलो जी, बढ़िया है। इसके साथ साथ इस पॉइंट को भी समझ लीजिए, हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। पेपर में आएगा, नोट कर लीजिए, नोट। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। ठीक है, आगे देखिए यहां पर। अब भाई ये जो भारोपीय है, ये जो भारोपीय है, ये भारत और यूरोपीय से मिलकर बना है। भारत और यूरोपीय से मिलकर क्या बना है? भारोपीय बना। ठीक है, क्लियर? तो रही बात इसकी खास बात, सबसे बड़ा भाषा परिवार है, पेपर में यह आता है। सबसे बड़ा क्या है? भाषा परिवार है। यहां तक कोई डाउट? मेरे ख्याल से तो नहीं होगा, मेरी स्पीड इतनी स्लो से चल रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। तो 73% इसी भाषा परिवार की भाषाएं बोलते हैं, तो सबसे बड़ा ये है। अब चलो जी आगे चलते हैं। आगे की कहानी क्या है? इस तरह से क्या बन गया? द्रविड़ भाषा परिवार बन गया। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आपने देखा होगा। तो भाई 25% इसी परिवार की भाषाएं बोलते हैं। कितनी? 25। तो दूसरे ये भारोपीय भाषा परिवार है, जो सबसे बड़ा भाषा परिवार है, हिंदी भाषा परिवार इसी भाषा परिवार की भाषा है। दूसरे नंबर पर द्रविड़ आता है, जो कि 25% बोलने वाले संख्या, मतलब संख्या की दृष्टि से जितने भी बोलते हैं। उसके बाद आगे देख लेते हैं। यहां पर आपके सामने आ गया ऑस्ट्रिक। ऑस्ट्रिक या फिर इसका एक अन्य नाम आपको देखने को मिलेगा, आग्नेय। ठीक है, अब देखिए जी, 1.3%
इसी भाषा परिवार की भाषा बोलते हैं, इसको याद रखेंगे। तो ऑस्ट्रिक या फिर आग्नेय, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब बचा आप भाद्रोची। ये ट्रिक कैसे काम करते हैं, भाद्रोची भाद्रोची। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर आपका निकल कर आ गया, क्या निकल कर आ गया? चीनी तिब्बती। चीनी तिब्बती की अगर मैं बात करता हूं, किसकी? चीनी तिब्बती। तो यहां पर आप देखेंगे क्या कि चीनी तिब्बती की अगर मैं बात करता हूं तो 0.7% इसी परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, और ये सबसे छोटा है। ये पेपर में क्वेश्चन उठता है, सबसे छोटा, सबसे छोटा। इसके साथ साथ यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है जो कि आपके एग्जाम में आता है, क्या कि सर, क्या भाई देखिए इधर कैसे आप इसे याद करेंगे। देखिए कि भाई भारत में कितने भाषा परिवार हैं, तो आंसर आपका आएगा 4 भाषा परिवार हैं। 4 भाषा परिवार हैं जो कि आपके भारत में, मीन्स हमारे भारत में है। अब यहां पर एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, एक 5वां भाषा परिवार भी हमारे सामने है जिसे अंडमानी भाषा परिवार कहते हैं। प्रोफेसर अन्विता अभी अपडेट वर्जन है, एग्जामिनर पूछेगा नहीं पूछेगा, संभावना कम है, किताबों में अपडेट नहीं हुआ है। लेकिन प्रोफेसर अन्विता अभी की बात करें, अंडमानी भाषा परिवार जो एक नए भाषा परिवार की खोज हुई है भारत में, इसे भी आप थोड़ा माइंड में रखेंगे। भाद्रोची ये ट्रिक है, आपको पूरी हेल्प करेगी कैसे कैसे, या फिर जैसे मैंने बताया ऑस्ट्रिक का अन्य नाम क्या है? आग्नेय भाषा परिवार है। भारोपीय मतलब भारत और यूरोपीय। ये ऐसे पॉइंट हैं जो कि हमेशा आपको कॉन्फिडेंस देंगे और बताएंगे कि कैसे आपको हिंदी को पढ़ना है। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए जो 5वां भाषा परिवार है उसे भी लिख लें साथ के साथ, अंडमानी भाषा परिवार। प्रोफेसर अन्विता अभी को जरूर याद रखेंगे। लिख रहे हो ना साथ के साथ, कभी ऐसे ही देख रहे हो मुझे? अन्विता अभी, ठीक है, क्लियर? साथ के साथ लिख लेंगे यहां पर 5वां, ये 5वां भाषा परिवार। ठीक है, क्लियर? यहां तक मेरे ख्याल से यस। चलें आगे, बताओ जी, आगे चलें, यस करके बताओ। चलिए जी आगे चलते हैं। अब हिंदी की अगर हम बात करते, किसकी? हिंदी की। तो यहां पर आप देखेंगे आम बोलचाल की महाभाषा। भाई हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा कहा जाता है। अब आप कहेंगे सर ये किसने कहा? आया होगा ना दिमाग में, लिख लो। तो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने क्या किया? हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा कहा। बड़ा ही प्यारा पॉइंट है, इसे लिख लें। ये पहले कभी डिस्कस नहीं किया, इसे लिख लें। तो ये ठीक है, क्लियर? अब यहां पर बात करते हैं हम फिर से हिंदी की। अब आप वर्तमान समय में देखेंगे, किसमें? वर्तमान समय में अगर हम देखेंगे तो भाई कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो जो 22 भाषाएं हैं,
इनको मान्यता प्राप्त है। क्लियर जी, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, मान्यता प्राप्त है, ठीक है। अब आगे इस टॉपिक को बढ़ाते हैं। अब यहां पर नोट करना है आपको, नोट कर लें भाई। अगर हम बात करें उर्दू की, मैं बात करूं, सिंधी की मैं बात करूं, और कुल मिलाकर 14 भाषाओं की मैं बात करूं, इसी में हिंदी और उर्दू शामिल हैं 14 में, ठीक है। संविधान बनते समय हमारी भाषाएं कितनी थी? क्वेश्चन आएगा, संविधान जब बना, संविधान बनते समय। इसके साथ साथ एक और चीज देखेंगे, उर्दू और सिंधी संविधान जब बना था जो 14 भाषाएं थी उनमें शामिल थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में उठा है, इसको देखिए, शामिल थी, इसको आप याद रखेंगे। हाँ सर, शामिल थी। क्लियर? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, शामिल थी, ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आप यहां पर देखेंगे संविधान बना तो 14 भाषाएं थी। वर्तमान में सर हमारी कितनी है? वर्तमान में सर हमारी 22 है। तो ये 14 से 22 का सफर कैसे चला, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, अगर बेस को स्ट्रॉन्ग करना है। अब सबसे पहले आप यहां पर देखें, ये जो 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची से संबंधित है। सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, 8वीं अनुसूची से क्या है, ये संबंधित है, ये आपको याद रखना। आगे देखिए भाई, यहां पर अगर हम बात करें, ध्यान से देखिए, 14 संविधान जब बना तो 14, जिसमें क्या था भाई, इसमें अगर हम बात करें हिंदी और उर्दू, हिंदी और उर्दू कह रहा हूं, सॉरी, सिंधी और उर्दू भी शामिल थी इसी में, और सिंधी भी इसी में शामिल, लिखते रहना, ठीक है। लेकिन अब ये यहां अगर मैं बात करूं तो ये 22 कैसे हो गया, समझ में आ रही है अब कहां जाने वाला हूं? ये सब कुछ आपको आता है, बस रिकॉल कराना जरूरी था। देखिए जी, अब यहां पर 1967 में 1967 में अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देखेंगे 21वां संशोधन होता है, 21वां 1967 ईस्वी में संशोधन होता है। ये कुछ संशोधन हुए थे जो कि आपके जीके के पार्ट में भी आते हैं और हिंदी के में भी आते हैं। संशोधन हुआ 21वां, कब हुआ? 1967। 1967 में कौन सा संशोधन हुआ? 21वां। ये क्वेश्चन एग्जाम में उठा है जो कि हिंदी भाषा से संबंधित है। जीके का क्वेश्चन भी, और जीके में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। समझ में आ रही है दोस्तों? चलो आगे। अब 21वां हुआ तो यहां पर आप देखेंगे कि भाई किसको जोड़ा गया? सिंधी को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? सिंधी को जोड़ा गया। वेरी गुड। अब आगे देखिए, यहां पर कहानी अगर हम देखें, फिर है भाई, यहां पर आपको थोड़ा फोकस करना है। फिर 1992 ईस्वी में संशोधन कौन सा होता है? कौन सा होता है बताओ? 71वां। और किस किस को जोड़ा जाता है भाई? नमक का प्रयोग किया जाता है, नमक। अब ये क्या है नमक? देखिए इधर, यहां पर आप देखेंगे नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये आपको याद रखना है। इससे क्या बना? इस संशोधन में 1992 ईस्वी में 71वां संशोधन हुआ। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया। नेपाली,
कोंकणी को जोड़ा गया। ठीक है जी। फिर आ गया जी हमारा 2003। ठीक है, यहां पर हम देखेंगे फिर हमारा संशोधन होता है 92वां। चलो जी बढ़िया है। फिर आगे की कहानी अगर हम बात करें, यहां पर BDMS कोर्स होता है डेंटल सिम में, हर बार यही बताता हूं। इससे बन गया जी, यहां पर देखिए B से बन गया, D से बन गया, M से बन गया और S से बन गया। अब देखिए ये सारे पॉइंट आपको पता है कि सर B से बन गया बोडो को किन संशोधन में जोड़ा गया 2003 में। D से क्या बन गया डोगरी, ठीक है जी। फिर है मैथिली, M से क्या हो गया मैथिली, S से क्या हो गया संथाली। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब देखिए संविधान जब बना तो 14 भाषाएं थी, उर्दू शामिल थी, सिंधी शामिल थी 14, और यहां पर सिंधी जुड़ी तो कितना हो गया नंबर सर 15 हो गया भाई। 15 के बाद 3 हमारे सामने आई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, तो 15 और 3 कितना हो गया गाइस सर 18 हो गया। 18 के बाद 4 भाषाएं आपके सामने आई, कौन सी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, तो 18 ये 4 हो गया, यहां पर 4, और 18 और 4 कितना हो गया 22। तो वर्तमान समय में क्या है 22 है। यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा कि सर पढ़ना कैसे, बताओ जल्दी से एक बार कमेंट करके। क्लियर है फंडा, क्लियर है गाइस। अब चलते थोड़ा सा और आगे जो कि इंपॉर्टेंट है। ये संशोधन एग्जाम में पूछे जाते हैं और घुमाकर पूछेगा। 71वां कब हुआ 1992 में, 92वां कब हुआ 2003 में, 2003 में कौन सा संशोधन हुआ 21वां, 71वां, 92वां, तो घुमाकर किस भाषा को किस संशोधन में जोड़ा गया, इन भाषाओं को कब जोड़ा गया, ईस्वी और संशोधन। तो यहां पर बहुत सारे फैक्ट्स आपके सामने निकल कर आ रहे हैं जो कि आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। अब लगे हाथों इस उर्दू को देख लेते हैं। उर्दू की लिपि क्या है, पेपर में क्वेश्चन आएगा उर्दू की लिपि क्या है सर, उर्दू की लिपि फारसी है। अच्छा जी ये बात है क्या। अब क्वेश्चन आता है फारसी दाएं से बाएं लिखी जाती है या बाएं से दाएं लिखी जाती है। जैसे मैं देवनागरी की बात करता हूं, ये मेरे दाएं हाथ का खेल है तो मैं दाएं हाथ से लिख रहा हूं, दाएं से बाएं। और फारसी की अगर हम बात करें तो बाएं से दाएं, पेपर में पूछा जाता है बाएं से दाएं कौन सी लिपि लिखी जाती है फारसी। ठीक है क्लियर। हिंदी की लिपि मैंने आपको बता दिया था, क्लियर। अब इस चीज को यहां पर समझते हैं, लिख लिया है तो आगे चलते हैं। लिख लिया होगा भाई, इतना बता रहा हूं मैं, 4 बार रिपीट कर रहा हूं, अभी भी नहीं लिखा होगा तो कब लिखोगे। ठीक है चलें आगे। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। मजा आएगा टू द पॉइंट वाले सेशन में, ऐसे ही सेशन देखा करो। चलिए आगे। अब यहां पर है जी हिंदी की लिपि हम कर चुके हैं, बढ़िया है सर। अब हम बात करेंगे उर्दू की लिपि क्या है, पेपर में आता है उर्दू की लिपि फारसी। ठीक है जी, हिंदी की लिपि क्या है, हिंदी, संस्कृत। और यहां पर अगर मैं बात करूं मराठी, क्योंकि मराठी एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो क्या है देवनागरी है। पेपर में आएगा देवनागरी कैसे लिखी जाती है, तो भाई दाएं से बाएं, बढ़िया है। फिर आगे देखिए यहां पर फारसी की बात करते हैं तो बाएं से दाएं आप याद रखेंगे, ये एग्जाम में उठा हुआ क्वेश्चन है। फिर जी यहां पर अगर हम बात करते हैं, ये हो गए पहले पॉइंट। अंग्रेजी की लिपि, अंग्रेजी की लिपि क्या है भाई, रोमन है, बिल्कुल है। फिर पेपर में क्वेश्चन उठता है क्या, पंजाबी की लिपि। ये क्वेश्चन जीके का भी और वैसे भी, पंजाबी की लिपि
पंजाबी की लिपि की बात करता हूं तो क्या होगा? गुरुमुखी आप याद रखेंगे। इसके प्रवर्तक कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्या? प्रवर्तक। तो अब तो याद हो चुका है। प्रवर्तक की बात करेंगे, कौन है जी? गुरु अंगद। यहां तक बताओ, समझ में आ गया होगा। दूसरा, लगे हाथों कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी सीख लो। चीनी और जापानी ऊपर से नीचे लिखे जाते हैं। चीनी और जापानी की अगर हम बात करें, कोई पूछ ले आपसे, ऊपर से नीचे लिखी जाती हैं। मेरे ख्याल से यहां तक कोई डाउट नहीं होगा और समझ में भी आ रहा होगा कि भाई पढ़ना कैसे। ठीक है, क्लियर? अब चलें थोड़ा और आगे। यस करके बताइए, फिर आगे चलते हैं एक बार। चलो जी, आगे देख लेते हैं कुछ पॉइंट। अब आगे अगर हम बात करते हैं हिंदी के बारे में, किसके बारे में? हिंदी के बारे में। भाई क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, रूप या आकृति के आधार पर, रूप या आकृति के आधार पर हिंदी और संस्कृत के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे हिंदी क्या है? वियोगात्मक भाषा है। संस्कृत क्या है? संयोगात्मक भाषा है। ये पेपर में पूछा जाता है। इन्हीं के अन्य नाम एग्जाम में आ सकते हैं। ये विश्लिष्ट हो सकता है, और ये संश्लिष्ट भी नाम आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्लियर? अब एग्जाम्पल देखिए। जैसे मैंने कहा, राम ने रावण को मारा। क्या लिखा मैंने? राम ने रावण को मारा। अब यहां पर एक चीज देखिए, यहां पर ने है, यहां पर को है। चलो जी, बढ़िया है। इसके साथ साथ आप देखेंगे राम ने रावण को मारा, तो यहां पर विभक्ति हमें सामने दिखाई दे रही है। यस और नो? ये क्या है गाइस? ये विभक्ति है। जब विभक्ति के आपको दर्शन हो तो उसे वियोगात्मक भाषा कहा जाता है। ये क्या है? विभक्ति है। ठीक है, और जब विभक्ति ना दिखाई दे तो उसे संयोगात्मक कहा जाता है। तो हिंदी वियोगात्मक है, क्योंकि हिंदी में विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आ गया कि सर, तो संस्कृत को क्या कहेंगे? समझ में आ रही है? तो संस्कृत क्या? संयोगात्मक है। एग्जाम्पल देखिए। राम रावणम हत्वान। अब यहां पर आपको विभक्ति दिखाई नहीं देंगी, तो ये हमारी हिंदी थी गाइस। ये तो पढ़ने के बाद ही पता चल रहा है। और नीचे ऐसे ही संस्कृत को भी आप समझ पा रहे हैं कि कैसे इसको पढ़ना था। याद रखिए। समझ में आ रही मेरी बात? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा यहां तक, और आपको समझ में आ जाएगा। तो बताओ एक बार, थोड़ा पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि जो भीड़ से अलग हो, क्योंकि तभी आपकी क्या बढ़ेगी? नॉलेज। फिर अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। भाई अगर हम हिंदी की बात करते, किसकी? हिंदी की अगर मैं बात करता हूं तो सौर सैनी अपभ्रंश। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या? सौर सैनी अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है। हिंदी का क्या हुआ है?
विकास हुआ है। लिख रहे हो ना भाई साहब? ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट कर लीजिए इस पॉइंट को। और एक बार कमेंट करके बताओ यहां तक समझ में आ रहा है? अब यहीं पर देखते हैं क्या भाई, जो शोर सैनी अपभ्रंश है, किसकी बात कर रहे हैं? शोर सैनी अपभ्रंश। इससे और भी भाषाओं का विकास हुआ, कौन कौन सी हैं? तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, वो कौन सी हैं? तो यहां पर मैं एक ट्रिक आपको बताऊंगा, या ट्रिक क्या आप सीधा ही लिख लें। अगर मैं बात करता हूं यहां पर किसकी, जो पश्चिमी हिंदी है, और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं, याद रखिए भाई। पश्चिमी हिंदी की जितनी भी बोलियां हैं या पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो भी आती है, उनका विकास किससे हुआ? शोर सैनी अपभ्रंश से हुआ। अब यहां पर यह क्यों बना कि हिंदी का विकास शोर सैनी अपभ्रंश से हुआ? अरे भाई, हिंदी भाषा का मानक रूप खड़ी बोली है, और खड़ी बोली किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत यहां पर जैसे मैंने लिखा कन्नौजी, क्या लिखा? कन्नौजी खड़ी बोली। ब्रजभाषा है ना, हरियाणवी, बुंदेली, इन सब का विकास किससे हुआ? शोर सैनी से। क्योंकि पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी के बारे में जान लो थोड़ा सा अपडेट, ये उपभाषा है। उपभाषाओं के अंतर्गत ही हमारी क्या होती हैं? बोलियां। ये हमारी क्या है? ये बोलियां हैं, ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। फिर यहीं से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्या? उपभाषाओं की संख्या कितनी है? जल्दी से बताओ। समझ में आ रही मेरी बात? सर संख्या होती है 5 उपभाषाओं की। तो बोलियां कितनी हैं गाइस? बोलियां हैं 18। पेपर में उठा हुआ क्वेश्चन है, तो इस चीज को समझो। जो पश्चिमी हिंदी है उसका विकास शोर सैनी अपभ्रंश से हुआ, तो आप समझा करो, रटा मत करो। अब कई बार हिंदी को आप देखेंगे आर्यन भाषा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जो भारोपीय भाषा परिवार है उसकी एक शाखा है इंडो इरानियन, ठीक है, उसकी एक उपशाखा है भारतीय आर्य भाषा, से उसका विकास होता है। तो ये सारी की सारी टर्म आपकी कहीं ना कहीं कनेक्ट होती हुई दिखेंगी। तो पश्चिमी हिंदी मैंने आपको बता दिया है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ एक और चीज याद रखिए, जो राजस्थानी भाषा है, राजस्थानी और गुजराती, इनका भी विकास इसी से होता है। राजस्थानी की जब मैं बात करता हूं तो जयपुरी, मालवी, मारवाड़ी, मेवाती, इनका विकास भी इसी से होता है। यह आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें समझ में आ रही है, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हो गया कि शोर सैनी अपभ्रंश का पॉइंट यहां पर मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। फिर हम बात करते हैं अर्धमागधी अपभ्रंश। क्या है जी? अर्धमागधी अपभ्रंश। एक चीज मैं आपको बता दूं, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ ही अपभ्रंश से है। जैसे उससे पहले मैंने क्या पढ़ा? शोर सैनी अपभ्रंश, फिर है अर्धमागधी अपभ्रंश आपके एग्जाम में आएगा, अर्धमागधी अपभ्रंश। अब भाई इसके अंतर्गत आती है पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी क्या है? याद है, अगर आपने शॉर्ट ट्रिक में देखा होगा, और वैसे भी पता है पूर्वी हिंदी क्या है? उपभाषा है। और मैंने क्या कहा था, एक ट्रिक अगर आपको याद हो, केबीसी नहीं, एबीसी पढ़ने की आवश्यकता है। केबीसी देखने की आवश्यकता नहीं, एबीसी पढ़ने की आवश्यकता है। याद आ रहा है तो यहां पर देखेंगे अवधि, इसके अंतर्गत क्या आ गया? अवधि। यहां पर फिर क्या आ गया? बघेली। और यहां पर क्या आ गया? छत्तीसगढ़ी।
तो इसका विकास किससे हुआ? अर्धमागधी अपभ्रंश से। याद रखिए, ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? शोरसेनी अपभ्रंश। शोरसेनी अपभ्रंश, यहां से क्वेश्चन आते हैं जी। अब चले आगे, लिखते रहो भाई, थको मत। अभी तो थोड़े से पॉइंट और रहते हैं जो कि आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। चले आगे, चले जी, अब आगे चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा मागधी अपभ्रंश। देखिए क्वेश्चन यहीं से आते हैं। मागधी जो अपभ्रंश है, आपने बिहारी का नाम सुना होगा। बिहारी क्या उपभाषा है? बोलो यस और नो। तो बिहारी लोग मग में बोझ करते हैं, ये तो पता है ना। बिहारी जो उपभाषा है, इसमें कौन कौन से आगे जी? मगही, मैथिली, भोजपुरी। तो ये आगे, इसके साथ साथ असमिया, उड़िया, बांग्ला, इनका विकास भी मागधी अपभ्रंश से हुआ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आज मैं बता रहा हूं। इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके अंदर चेंज आएगा। जल्दी से बताओ, यहां तक समझ में आ गया? आगे चलते हैं। फिर आगे अगर हम बात करते हैं, महाराष्ट्री भी अपभ्रंश है। क्या है? महाराष्ट्री भी अपभ्रंश है। तो पेपर में आएगा मराठी लिपि का विकास। किससे होता है? आपके सामने मराठी लिपि का विकास, लिखते रहें। उसके बाद आपने देखा होगा खस। ये खस अपभ्रंश से, याद रखिए भाई। जब आप खस मीन्स होता ना, जैसे आपको इचिंग है या कुछ भी है तो आप क्या करते हो? जैसे देखो मैं करके बताता हूं, ऐसे ऐसे दीवार को नहीं करते हैं ऑब्वियसली भाई। यहां पर आपका हाथ नहीं जा सकता है तो हम पहाड़ जैसे घूमने जाते हैं ऑब्वियसली, कोई साथ में ना हो, खासकर ये समझाने के लिए बता रहा हूं। तो पहाड़ी जो हिंदी है, पहाड़ी में भी गढ़वाली और कुमाऊनी ये आ जाती है इसके अंतर्गत। ये आपको याद रखना है कि खस अपभ्रंश से पहाड़ी, गढ़वाली। फिर आगे हम चलते हैं, बताइए जी जल्दी से। फिर आगे हम बात करते हैं, कई बुक्स में ये पॉइंट अलग मिलते हैं। ब्राचड़ की बात करें, ब्राचड़ अपभ्रंश है जी। तो यहां पर निकल कर आएगा क्या? सिंधी और पंजाबी, इनका विकास ब्राचड़ से। सिंधी और पंजाबी, ये आप याद रखेंगे। आज बहुत सारी नई चीजें आपके सामने हैं, इनको डाइजेस्ट कर लेना, नहीं तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसको रिवाइज कर लेंगे, इसको लिख लेंगे। ओके, कमेंट्स की बजाय लिखने पर ध्यान दिया करो, ये आपका इससे बेस मजबूत होगा। और आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त रहा होगा और बहुत सारी नई चीज़ें आपको मिली होंगी। इनको रिवाइज रिकॉल करना है। हर बार नई चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं, पुरानी चीज़ों का रिवाइज करना ज़रूरी था, क्योंकि अब आपको अपने लेवल को बढ़ाना है, मेहनत करनी है और आगे बढ़ना। नहीं तो क्या फ़ायदा? ये बताओ, क्या क्लासेस लेते रहो, अपडेट भी तो करना है ना। तो किसी एक बुक को 10 बार पढ़ना अच्छा है, ना कि 10 अलग अलग तरह की किताबें पढ़ना है। हर एक राइटर का एक कंसेप्ट होता है, एक टीचर एक कंसेप्ट लेके चलता है, सबका अलग अलग है।
हो सकता है भाई आपको मेरा अच्छा ना लगे, हो सकता है किसी और का अच्छा लगे। मैं तो कह रहा हूँ जिसका भी अच्छा लगे एक जगह रुक कर ठहर कर पढ़ो, लेकिन आप फिर भी अलग अलग जगह पढ़ते हो, फिर कहते हो सर हिंदी में नंबर कम आए, सिलेक्शन हो नहीं पाया। एक जगह पढ़ो ना, हर एक टीचर अपना एक सिस्टम लेके चलता है। बाकी आप सभी समझदार हैं, ज़्यादा मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको भी समझनी है और हमें मेहनत करते हुए आगे बढ़ना है। और जो मेहनत करेगा आगे बढ़ेगा, उसे कोई रोक पाएगा क्या? कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन मेहनत करनी है, ठीक है। और ये प्रथा बदल दो कि सर कमेंट नहीं पढ़े, रिकॉर्डेड है, ये है वो है ना, ये क्या होता है, इससे आपका लॉस होता है। आपको कंटेंट से मतलब होना चाहिए और कंसेप्ट क्लियर होने से। फिर भी कोई डाउट है आप ऑफलाइन कमेंट करना, श्योरली मैं बिल्कुल रिप्लाई करूँगा, मैं आपको बताऊँगा कैसे क्या है। और मैंने बिल्कुल धीरे धीरे नई चीज़ें आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, जैसा कि मैं हमेशा करता हूं। और उम्मीद है कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और भाई साहब पढ़ा करो तो नोट्स बना लो, नोटबुक कभी भी चेक हो सकती है। कभी सोचो बस सतह से फतह तक लिख लिया है, उससे मैं कोई इंप्रेस नहीं होने वाला हूँ। आपके अमेजिंग, आपके वंडरफुल लिखने से मैं खुश नहीं होने वाला हूँ। मैं खुश होऊंगा कब? जब आप कहोगे सर मेरा लेवल बढ़ गया। और मुझे खुशी होती है जब हिंदी का जिक्र चलता है और आपके बताए हुए फैक्ट्स मेरे काम आते हैं और मैं भीड़ से अलग हो गया हूँ। सतह से फतह तक का मतलब क्या है? भीड़ से अलग काम करना, कुछ नया करना। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, अपने आप चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ तो भैया आज के लिए बस इतना ही, वाणी को विराम। तो मिलते हैं अगले सेशंस में, जो भी हमारे सेशंस होंगे वहाँ पर नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंदी, जय भारत। सतह से फतह तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।